अगर आप ये शॉर्ट हाइटेड पर्सन को यहाँ पे रखिए, इसका जो जंप होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके हाइट से बास्केट का हाइट कितना ऊपर होता है, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। तो जब इनका एंथ्रोपोमेट्री किया जाएगा तो पता चल सकता है आपको कि जो भी पर्सन्स ऐसे हैं जिनका टॉल हाइट है तो बास्केटबॉल में उनको एडवांटेज है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर बॉडी का पूरा मेजरमेंट यहाँ पर लिखा रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है तो वो भी यहाँ पर पूरा दिया रहेगा। एक हर कैदी का, हर क्रिमिनल का जो भी पहली बार पकड़ में आएगा उसका ये बनाया जाएगा, जिससे क्या है, इस क्रिमिनल का एक रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है एंथ्रोपोमेट्री के माध्यम से। तो ये एक शुरुआत हुआ उस समय 50s 60s के समय, और जो आज तक ये चीज चली आ रही है। जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर 3 फीचर होगा तभी वो अच्छे हैं बिल्डिंग्स। 3 फीचर्स, वो 3 फीचर उन्होंने बताया था कि फॉर्मितास, यूटिलिटास एंड वेनोस्तास, मतलब वेनस से सुंदर, फर्म से मजबूत और यूटिलिटी से यूटिलिटी। मतलब उसका अगर स्ट्रेंथ है उसके पास, यूटिलिटी है उसके पास और ब्यूटी है उसके पास, तभी हम लोग उसको बिल्डिंग को एक सही बिल्डिंग मान सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंथ्रोपोमेट्री। और एंथ्रोपोमेट्री जो है बहुत बेसिक लेवल का एक ये टॉपिक है, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे आज। टॉपिक आसान है लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देके, ज़्यादा एग्जांपल्स देके आपको समझाया जाए। इसमें कोई समझने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ कंसेप्ट नहीं है कि समझ में नहीं आएगा बात, चीज़ें बहुत ईजी है, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री हमारे फैक्ट्री इंस्पेक्टर बैच में या फैक्ट्री इंस्पेक्टर के सिलेबस में कहाँ पर दिया है, तो एक बार पहले उसकी चर्चा कर लें कि जो आपका इंजीनियरिंग पेपर 2 है उसके अंदर में ये जो अर्गोनॉमिक एंड सिस्टम सेफ्टी आपको दिख रहा है, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो टॉपिक है अर्गोनॉमिक एंड सिस्टम सेफ्टी। अर्गोनॉमिक तो जुड़ा हुआ है आपके वर्क प्लेस के कल्चर से कि आपके वर्क प्लेस पे नेचर ऑफ वर्क कैसा है आपका, आप क्या हेवी लिफ्टिंग वाला काम करते हैं, वर्कर्स के लिए है बेसिकली, आप क्या हेवी लिफ्टिंग का काम करते हैं, या फिर आपका काम कहीं 8 से 10 घंटे बैठने का तो नहीं है, आप किसी सिस्टम को तो नहीं ऑपरेट करते, आप किसी मशीन को तो नहीं ऑपरेट करते हैं। तो जिस भी चीज़, जिस भी नेचर का जॉब है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अर्गोनॉमिक्स कैसा होगा, आपके बॉडी का पोस्चर, मूवमेंट, वो किस तरह से चीज़ें होंगी। तो ये पूरा जो टॉपिक है जुड़ा हुआ, ये सारी की सारी टॉपिक जुड़ी हुई है इन्हीं सारी चीज़ों से कि हमारे बॉडी का मूवमेंट कैसा होता है वर्क प्लेस पे, कैसे चीज़ें हम कैसे काम करते हैं। तो आपका जो पेपर 2 है उसके अंदर 70 मार्क्स का टॉपिक इससे ही निकल के आएगा। तो ये एक्चुअली ये सारा सिस्टम ही एंथ्रोपोमेट्री से जुड़ा हुआ है। तो उसमें हम लोग एंथ्रोपोमेट्री शुरू करेंगे, वर्किंग पोस्चर का एनालिसिस करेंगे, वर्क स्टेशन का डिज़ाइन देखेंगे, ह्यूमन एरर क्वांटिफिकेशन देखेंगे, कॉग्निटिव मॉडलिंग देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझ लेंगे, जिसमें जो बेसिक पार्ट है एंथ्रोपोमेट्री से शुरू होगा और वो सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एंथ्रोपोमेट्री। और एंथ्रोपोमेट्री का मतलब है बेसिकली, अगर इसका टेक्निकल डिफिनेशन देखें तो जो पीछे इमेजेस लगे हुए हैं इसके, उसको देख करके ये पता चलता है कि जो बॉडी का मूवमेंट है, बॉडी किस तरह से, आपका बॉडी का साइज़ क्या है, किस साइज़ पे, किस पोजीशन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, उन चीज़ों पे स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना, वो सारी चीज़ों का विज्ञान है। तो एंथ्रोपोमेट्री, इसका टेक्निकल डिफिनेशन क्या है। अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा, कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में, उसको पहले क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज़ एंथ्रोपोमेट्री, व्हाट इज़ एंथ्रोपोमेट्री एंड हाउ इट इज़ एसोसिएटेड, एंथ्रोपोमेट्री एंड, या सेकेंड पार्ट में आ सकता है हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ये एक इस तरह का क्वेश्चन जो एक मैंने आपको बताया, इस तरह के सवालों को आप देख सकते हैं। इसी सवाल के अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विथ ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट, हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इस तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, एंथ्रोपोमेट्री से। तो यहाँ पर जब भी हम इसका आंसर लिखेंगे, इसके आंसर में पहले इसके बारे में बताएंगे कि एंथ्रोपोमेट्री होता क्या है। तो पहले समझें कि एंथ्रोपोमेट्री होता क्या है,
क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एंथ्रोपोमेट्री अगर देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक एंथ्रो हो गया, एंथ्रो मतलब ह्यूमंस, और मेट्री हो गया मेजरमेंट, मतलब ह्यूमन एंड मेजरमेंट। यानी एंथ्रोपोमेट्री को अगर पूरा एक वर्ड के रूप में हम लोग देखें, एक टर्म के रूप में देखें, तो ये एक साइंस है मेजर करने का ह्यूमन बॉडी को। अब ह्यूमन बॉडी, क्या ज़रूरत है ह्यूमन बॉडी को मेजर करने का? तो ह्यूमन बॉडी अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे होमो सेपियंस के पॉपुलेशन में, जो ये हम लोग होमो सेपियंस सेपियन है पॉपुलेशन, हमारे से पहले जब भी इंसानों का उत्पत्ति हुआ है तो होमो स्पीसीज तो लगभग आपको 2 मिलियन साल से है। स्पीसीज यहाँ पर ये सबसे नए स्पीसीज में से एक है। ये स्पीसीज 2 मिलियन साल से हैं अर्थ के ऊपर, लेकिन अर्थ के ऊपर वो होमो सेपियन सेपियन जो है ये बहुत नया है। ये 70,000 75,000 साल पहले से ही है। तो इनका जो बॉडी का बनावट, शुरुआत में जो लोग आए थे 2 मिलियन साल पहले, वो जो होमो स्पीसीज वो जस्ट खड़े होकर चलना शुरू किए थे, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, उसके अंदर निएंडरथल, उसके अंदर डेनिसोवांस, ये जितने भी स्पीसीज हुआ करते थे, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था, इनके ब्रेन का विकास थोड़ा सा अलग हुआ था एज कंपेयर टू आपके होमो सेपियन। तो होमो सेपियंस का जो बॉडी है वो भी अगर पूरे प्लेनेट पे देखें तो एक अलग तरीके से शेप हुआ है, बेस्ड ऑन द अवेलेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन द प्लैनेट। तो दुनिया में जो अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के साइड में जाएंगे तो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, संरचना जो है वो अगर आप किसी दूसरे जगह से मान लीजिए कि जापान से, चाइना से, उनसे कंपेयर करेंगे तो उनके बॉडी का संरचना आपको अलग मिलेगा। यानी अगर कोई फैक्ट्री कहीं पर मान लीजिए अफ्रीका में लग रही है तो अफ्रीका में बॉडी लोगों का कैसा है उसका साइज लेना ज़रूरी है। चाइना में लग रही है, चाइना में काम करने वाले लोग होंगे, उनके बॉडी का शेप एंड साइज समझना भी ज़रूरी है, तो उसका मेजरमेंट किया जाएगा। तो ये बॉडी का जो मेजरमेंट का पूरा सिस्टम है, इसी को हम लोग एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं कि शोल्डर्स का मेजरमेंट कितना है, हाथ का मेजरमेंट कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ये शोल्डर का थिकनेस कितना, सॉरी ये हैंड का अपर आर्म का थिकनेस कितना है, वेट कितना होता है, एवरेज वेट। तो ये सारी चीज़ों का जो मेजरमेंट है ये इफ़ेक्ट करते हैं इनके वर्क प्लेस पे जो भी ये काम करने जा रहे हैं उसको। तो हमें पहले एंथ्रोपोमेट्री में ह्यूमन मेजरमेंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें देखना पड़ता है। पर्पज़ क्या हो सकता है इसका? पर्पज़ सिंपली यही है कि पहले साइज़ का आइडिया लगना चाहिए कि जो भी होमोसेपियन है वो आकर के अंततः उनको किसी न किसी तरीके का टास्क परफॉर्म करना है। तो बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए शॉर्ट हाइटेड लोग हैं, ठीक है, अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखें, स्पोर्ट्स में भी इसका एप्लीकेशन होता है, तो अगर शॉर्ट हाइटेड बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनको बास्केटबॉल खेलने में उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना एक टॉल पर्सन को मिल सकता है। लेकिन एक टॉल पर्सन है तो उसको वेट लिफ्टिंग में उतना एडवांटेज नहीं हो सकता है जितना एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन को हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है बॉडी के मेजरमेंट पे ही, कि बॉडी के मेजरमेंट से ही हमें पता चलता है कि साइज का क्वांटिफिकेशन कैसा है, साइज कैसा है उस इंसान का। तो एक पार्टिकुलर खास साइज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको टास्क दे सकते हैं, या फिर ये इंश्योर कर सकते हैं कि उसमें कोई हेल्थ हैजार्ड ना, जो भी वो काम करने जा रहा है उसके साइज के वजह से उसको किसी तरीके का हेल्थ हैजार्ड वहाँ नहीं झेलना पड़ रहा है वर्क प्लेस पे। इसी तरह से बॉडी का साइज, शेप कैसा है, प्रोपोर्शंस कैसे हैं, और बॉडी का कंपोजिशन क्या है। तो ये हमारा उद्देश्य होता है। एंथ्रोपोमेट्री में हम साइज, शेप, प्रोपोर्शन और बॉडी का कंपोजिशन को ही मेजरमेंट करते हैं। इसके एप्लीकेशंस पे आने से पहले मैं 2-3 चीज़ें और भी थोड़ा एग्जांपल्स के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पर जो मेजरमेंट चल रही हैं इनके शरीर का, इससे भी एक और भी थोड़ा सा मैं लेमन एग्जांपल में लेकर चलता हूँ आपको। जैसे देखिए कि जो ये फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो भी हमारे बॉडी में फिजिकल फीचर्स हैं, उनके वजह से हमें कभी कभी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है। पहले इस चीज़ को समझाता हूँ, फिर मैं आता हूँ उसके एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में है, सब में, वो बहुत कॉमन सा चीज़ है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर में फिजिकल फीचर्स हैं, हो सकता है किसी का हाथ लंबा है ज़्यादा, हो सकता है किसी के पैर ज़्यादा लंबे हैं, हो सकता है किसी के शोल्डर ज़्यादा वाइड है। ये जो भी इसके अंदर फीचर्स होते हैं उनके वजह से किसी किसी सिचुएशन में आपको एडवांटेज हो सकता है, किसी किसी फील्ड में आपको डिसएडवांटेज हो सकता है। तो पहले एक बार इस चीज़ को विजुअलाइजेशन थोड़ा सा करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि बॉडी का जो मेजरमेंट है क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है ना, और कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन। तो एनीवे, अगर आप स्पोर्ट्स में देखें तो सबसे मज़ा आपको समझने में स्पोर्ट्स में ही आएगा।
जो लोगों का हाइट थोड़ा टॉल है, जिनका हाइट टॉल है, उनको हमेशा आप देखेंगे कि बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हाई जंप है, इन सब चीज़ों में एडवांटेज होता है। तो अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो टॉल हाइटेड है, तो वो थोड़ा सा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आपने क्या किया कि वो जो टॉल हाइट है उसका हाइट है 6 फीट 4 इंच, और उसी बंदे का अगर आपने उसी जगह पे सेम कंपटीशन में एक दूसरा इंसान है जिसका हाइट है 5 फीट 3 इंच, तो कभी भी इनको एक ही स्पोर्ट्स के अंदर में सेम लेवल पे नहीं रखा जा सकता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, है ना। तो अगर कोई 5 फीट 3 इंच का है तो हो सकता है वो जिम्नेजियम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और कोई 6 फीट 4 इंच का है तो जाहिर सा बात है वो जिम्नेजियम में उतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको अपने बॉडी का, आप नेचुरल देखेंगे जिम में भी अगर आप जाएंगे तो जिम में जो लोग टॉल होते हैं उनका जो मसल का डेवलपमेंट है वो बहुत लेट से होता है। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग कि मसल में शेप आना, वो सब आना, उनका ऐसा होता है कि टॉल लोगों का जो मसल का जो बॉडी ये है ना, उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं उनका मसल का जो बिल्ट है वो तुरंत हो जाता है। तुरंत भी नहीं हो जाएगा, कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एज कंपेयर टू अ टॉल हाइटेड पर्सन, जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं उनका मसल का विकास, मसल में कट होना, ये सब होना बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में वो जल्दी हो सकता है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लगा रहता है। तो अगर उसको हम लोग समझने का थोड़ा सा कोशिश करें यहाँ पर, कि जैसे जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, अगर आप देखें इनमें तो जितने लोगों का जेनेटिक विकास जो हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें आपका हाइट शॉर्ट होगा, टॉल होगा, या आप मोटे होंगे, पतले होंगे, ये टिका हुआ है जेनेटिक्स पे। तो जिन लोगों का जेनेटिक विकास ऐसा हुआ है कि जो लोग नेचुरली टॉल होते हैं, उनके लिए बास्केटबॉल में एक एडेड एडवांटेज है। अगर आप ये शॉर्ट हाइटेड पर्सन को यहाँ पे रखिए, इसका जो जंप होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके हाइट से बास्केट का हाइट कितना ऊपर होता है, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। तो जब इनका एंथ्रोपोमेट्री किया जाएगा तो पता चल सकता है आपको कि जो भी पर्सन्स ऐसे हैं जिनका टॉल हाइट है तो बास्केटबॉल में उनको एडवांटेज है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज जिम्नेजियम, रेस्टलिंग, वेट लिफ्टिंग, या फिर मान लीजिए इस तरह का कोई भी गेम जिसके अंदर बैलेंस है। क्योंकि क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो ज़मीन से ज़्यादा नीचे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे, स्टेबिलिटी उतना हाई। मान लीजिए कि आप टॉल या शॉर्ट लोगों में मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से जितना नीचे रहेगा, बॉडी का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कार बनाई, एंड सपोज दिस इज़ योर कार, मैंने ऊपर का बॉडी तो नॉर्मल है और कार के जो व्हील्स हैं वो थोड़े से इस तरह के हैं, ठीक, और कार का जो बॉडी का ऊंचाई है वो थोड़ा सा यहाँ पे है। मान लीजिए यही एक कार है लमसम, और इसका इस तरह से व्हील का बेस है जिससे उसका कार का हाइट उतना ज़्यादा है। अगर एक कार हमने ऐसा बनाया कि मान लीजिए थोड़ा सा स्पोर्ट्स कार है, तो स्पोर्ट्स कार में आप क्या देखेंगे कि उसका जो व्हील बेस है एकदम वो यहाँ पर है। अब आप बताइए कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके पास है, किस गाड़ी के ऊपर ज़्यादा स्टेबल कंडीशंस होगा कि शार्प टर्न वो लेगा तो मैंने वो गिर नहीं जाएगा पलट के। शार्प टर्निंग के मैं बोल रहा हूँ, टर्निंग जब आएगा तो एक बार विजुअलाइज करके सोचिए कि किस गाड़ी के पास ज़्यादा एडवांटेज है। ऑब्वियसली जैसे ही टर्निंग आएगा वैसे ही क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से ऊपर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही वो फोर्स उसको एक टॉर्क देगी जिससे उसको गिरने का संभावना होगा। तो वो डिस्टेंस जितना दूर होगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, उतना ही जल्दी वो गिरेगा। लेकिन अगर आपने सरफेस से बहुत ज़्यादा नीचे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम नीचे हो गया, तो वो टॉर्क एकदम कम मिलेगा, उससे उसके पलटने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो जो शॉर्ट हाइटेड चीज़ें होंगी, जो शॉर्ट होंगी, जमीन से ज़्यादा नज़दीक होंगी, उनके अंदर बैलेंस या ये सब चीज़ें ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अ टॉल पर्सन। तो एंथ्रोपोमेट्री इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कुछ इस तरह से काम करता है, जिसमें हम लोग मेजरमेंट करके वो समझते हैं कि किसके पास एडेड एडवांटेज है, किसके पास एडवांटेज नहीं है, वो हमें पता चल सकता है, क्वांटिटी समझ में आ सकता है। उसी तरह अगर आपके पास ज़्यादा लंबा विंग स्पैन है, आर्म्स बहुत लंबा है, तो आर्म्स लंबा होने से क्या होगा कि जब भी आप स्विमिंग करने जाएंगे तो ज़्यादा सरफेस एरिया का पानी आप पीछे खींच सकते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पुश भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे कि जैसे माइकल फेल्प्स जो थे, उनको एक बार देखिए कि ये तो मैंने शॉर्ट हाइट वाला नहीं दिखाया आपको, शॉर्ट हाइट वाले में कि इनके पास रेसलिंग में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। वो ज़्यादा अच्छे से स्टेबल अपने बॉडी को रख पाते हैं शॉर्ट हाइटेड लोग, ठीक, तो वो इसलिए उस तरह के स्पोर्ट्स में जा सकते हैं।
दूसरा, अगर आपने देखा यहां पर कि अगर आप माइकल फेल्प्स हैं, इनके आर्म लेंथ को अगर आप देखेंगे तो ये एक्सेप्शनली बड़े हैं, और दैट इज वाई माइकल फेल्प्स जो है दुनिया का वन ऑफ द सबसे मोस्ट सक्सेसफुल स्विमर्स में से एक माने जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द आर्म लेंथ। उसी तरह अगर आप उसैन बोल्ट को देखेंगे कि जो उसैन बोल्ट थे या इनके जैसे जो भी एथलीट हैं जिनका लेग का लेंथ बहुत लंबा हो, जैसे जमैका हो गया, अफ्रीका, इस तरह के जितने भी देश होते हैं वहाँ पे नेचुरली जो लोग पाए जाते हैं उनका पैरों का लेंथ थोड़ा सा लंबा है। तो पैरों का लेंथ अगर लंबा होगा तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइप। एक जो कदम आपने बढ़ाया, ये स्ट्राइप आपके हो जाएंगे बहुत लंबे। तो जो ये उसैन बोल्ट हैं उनके स्ट्राइप का जो लेंथ है वो है 2.47 मीटर, जो कि एवरेज लेंथ जो बाकी के जितने भी प्लेयर्स उस समय इनके साथ दौड़ रहे थे उनका वो लेंथ आता है 2.23 मीटर्स। और इसके वजह से माइकल फेल्प्स कह रहा हूं, ये जो अपना उसैन बोल्ट हैं, इनके पास एक एडेड एडवांटेज क्या है कि इनका तो ये कदम ही ज्यादा लंबा पड़ रहा है, तो शॉर्ट डिस्टेंस सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। और जब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे तो इनके पास एडवांटेज हमेशा होगा इस तरह के शॉर्ट लोगों से। ये वही फाइनलिस्ट हैं जो उनके साथ दौड़ रहे थे। तो आप देखिए इनका जो ऊंचाई है, ये इनका देखिए, अगर मैं एक लाइन बनाऊं यहां पे जिससे मेजर हो सके इनके पैरों का ऊंचाई, तो अगर इसको रेफरेंस मान के एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए कि इसके बीच में, मतलब इसका जो आर्म लेंथ है और इनका जो लेग का लेंथ है और इसका जो लेग का लेंथ आएगा तो उसमें भी थोड़ा सा अंतर है। तो इसीलिए स्ट्राइप्स जो बन रहे हैं इनके ज़्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू दूसरे एथलीट। और ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? एंथ्रोपोमेट्री से। तो ये जो विज्ञान है एंथ्रोपोमेट्री, मतलब ह्यूमन के फॉर्म, ह्यूमन का जो बॉडी का जो फिजिक है उसका मेजरमेंट ही एंथ्रोपोमेट्री है। यही समझाने के लिए मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे करके समझाए। क्लियर? तो पहली चीज़ कि एंथ्रोपोमेट्री, उसमें भी और भी एक दो एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो आप अपना घर पे भी गूगल में ये सब देख सकते हैं कि जैसे लंबे लेग्स होंगे तो उस तरह का जो मैंने अभी आपको दिखाया उसैन बोल्ट का एग्जाम्पल। मसल का फाइबर टाइप कैसा है कि अगर आपके पास ज़्यादा ट्विच फाइबर्स हैं तो दौड़ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। और आपके पास अगर स्लो फाइबर्स हैं तो स्लो फाइबर्स का मतलब है कि मैराथन में क्या है कि आपको बहुत तेज स्प्रिंटिंग नहीं करना है तो तुरंत थक जाएंगे, तो स्लो फाइबर्स है तो धीरे धीरे दौड़िए, तो मैराथन में एडवांटेज। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किस तरह से एंथ्रोपोमेट्री हमें हेल्प करती है समझने में कि कोई व्यक्ति है अगर वो एक्सेप्शनली वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा है तो वो क्यों बना पा रहा है, उसके शरीर में ये सब सारी चीज़ें क्या है। एनीवे, तो हम लोग अभी समझते हैं कि एंथ्रोपोमेट्री का बेसिक सा मतलब ये हो गया, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजिक। एंड देन एप्लीकेशंस क्या हैं इसके? तो एप्लीकेशंस क्या है? पहला एप्लीकेशन तो एंथ्रोपोलॉजी ही है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है बॉडी के इस आकार का, वो किस तरह से पाया है। दिस इज द साइंस विच एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस, विच एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये बॉडी को तो मेजरमेंट करके ही समझ पाएंगे। तो पहली जो एप्लीकेशन है एंथ्रोपोमेट्री का वो तो सिर्फ सिंपल सा एंथ्रोपोलॉजी ही है। दूसरा है मेडिसिन के लिए, तीसरा है न्यूट्रिशन के लिए, आर्गोनॉमिक्स जो कि इंडस्ट्री में हमें देखना है, फॉरेंसिक्स, स्पोर्ट्स, इन सारी चीज़ों में एप्लीकेशन होता है ह्यूमन बॉडी का। हमेशा वहाँ पे आप देखिएगा मेजरमेंट चल रहा है ना। यहाँ पर और एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे वर्क प्रोफाइल को अगर हम लोग देखें, वर्क के नेचर को देख करके, तो डिफेंस भी इसका एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर जो सिपाही होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनका 3-3, 4-4 दिन तक मेडिकल चलता रहता है, जिसके अंदर हर किस्म का मेजरमेंट लिया जाता है बॉडी का। क्लियर? तो डिफेंस हो चाहे और भी कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो, उसमें भी वजन का, उसमें भी वेट का, हर चीज़ का मायने रखता है। जैसे फार्मूला 1 का रेसिंग, तो अगर आप एक दो इंटरव्यू अवेलेबल है लेविस हैमिल्टन का, जो कि फार्मूला 1 के रेसिंग में बहुत बड़ा नाम है, उनको अगर आप इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें ये कहते हैं कि वेट का हमारे स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि फार्मूला 1 बहुत डेंजरस स्पोर्ट्स के साथ साथ बहुत फास्ट मूविंग चीज़ों पे काम करते हैं। 300 करोड़ की गाड़ी है फार्मूला 1 की, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि अगर 1 किलो वजन मेरा ज़्यादा होगा तो मुझे कुछ सेकेंड्स का वहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। मेरा माने अगर ड्राइवर का वजन 1 kg ज़्यादा है फार्मूला 1 के स्पोर्ट्स में,
तो उसको 1 किलो फ्यूल जो है अपने गाड़ी में कम डालना पड़ेगा, क्योंकि वजन का सब कुछ पूरा खेल ही टिका हुआ है वजन के ऊपर, गाड़ी की वजन के ऊपर। तो अगर ड्राइवर का वजन 1 किलो ज़्यादा है तो फ्यूल आप 1 किलो कम लेंगे ताकि वेट बैलेंस बन सके। और नहीं तो अगर मान लीजिए आपने फ्यूल ज़्यादा ले लिया तो आपका गाड़ी जो है उतना वजन के साथ इतना तेज़ नहीं चल पाएगा जिससे आप फार्मूला 1 के रेस में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो यहाँ जहाँ माइक्रो सेकेंड्स में फैसला होता है वहाँ पर तो एक एक सेकेंड का नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों में एंथ्रोपोमेट्री एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यही चीज़ें हमें समझना था। ये क्या कर सकते हैं, इट प्रोवाइड्स ए ब्रिज बिटवीन बायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस, कि जितने भी अप्लाइड साइंसेस होते हैं जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, और जो नॉर्मल जो अपना नेचुरल बायोलॉजी होता है, उनके बीच में एक ब्रिज है कि ये वो डेटा प्रोवाइड करता है जो कि एक आपको एक वाइटल चीज़ है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का ड्रग एडमिनिस्टर करना है मान लीजिए उसके ऊपर, तो मेज़रमेंट लेने के बाद जो डेटा आपके पास आएगा उसके बाद ही ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन एंथ्रोपोमेट्री का। अब इससे जुड़ी हुई और भी चीज़ें जैसे कि सिग्निफिकेंस वगैरह अब हम लोग उसको समझते हैं। तो सेकेंड चीज़ जो हमारे पास आएगा वो है एंथ्रोपोमेट्री का सिग्निफिकेंस। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताता हूं कि यहाँ से भी क्वेश्चंस वैसे ही आ सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। और क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्टिंग बनाने के लिए एक चीज़ और भी जोड़ा जा सकता है इसके अंदर कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, क्योंकि ज़्यादा हमें कंसर्न है सेफ्टी से ऊपर, या फिर इन इंश्योरिंग हेल्थ सेफ्टी, और या फिर इन इंश्योरिंग प्रॉपर वर्क प्लेस एनवायरमेंट। इस तरह का जो भी चीज़ें दिया गया है जिसके अंदर एंथ्रोपोमेट्री मतलब इंसानी शरीर का मेजरमेंट का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इंसान के शरीर को मेजर करने का, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहला तो यह है कि इससे आप एक बेसिक लेवल पे यही जान पाएंगे मेजरमेंट करने के बाद कि ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह हुआ है। अगर आप देखेंगे एंथ्रोपोमेट्री उन बोन्स पे भी परफॉर्म किया, जैसे स्केलेटन है, स्केलेटन का भी मेजरमेंट होता है। जब स्केलेटन्स का मेजरमेंट किया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, निएंडरथल का, जो भी हमें फॉसिल एविडेंस मिला, तो उससे यह पता चला कि उनका जो साइज था थोड़ा सा छोटा था, लेकिन जो मसल का आकार होगा उसको देख के, जो हड्डियों का ढांचा है उसको देख करके ये लग रहा है कि ऊपर का मसल का बिल्ट बड़ा स्ट्रांग होगा। वो होमोसेपियंस का उतना स्ट्रांग नहीं है। होमोसेपियंस का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन उसके साथ मसल का बिल्ट उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होगा जितना उनके साथ है। उनके दांत को देख करके ऐसा लगता है कि उनके टीथ का विकास हुआ था रॉ मीट को खाने के लिए, लेकिन होमोसेपियंस का जो टीथ का स्ट्रक्चर है देख करके वो लगता है कि ये रॉ मीट खाने के लिए नहीं, ये बल्कि पकाया हुआ मीट खाने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो ये सारे एविडेंस जो हमको एंथ्रोपोलॉजी में मिलते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एंथ्रोपोमेट्री से ही संभव है। तो सिग्निफिकेंस क्या है एंथ्रोपोमेट्री का? पहला सिग्निफिकेंस कि इंसान का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है होमोसेपियंस का, उसको ही पहले समझने में ये हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस है किसी इंडिविजुअल का, उसको भी समझने में हेल्प करता है। जैसे एक बार मैंने आसाम का एक प्लांटेशन देखा, जिसका मैं एग्जांपल्स भी देता हूँ दूसरे बैचेस में भी, कि जो प्लांटेशन होता है चाय का, प्लांटेशन के अंदर में बहुत बुरा स्थिति होता है। अगर आप आसाम जाएंगे, आसाम का खूबसूरत खूबसूरत चाय बागान है, चाय का प्लांटेशन होता है वहाँ पर। उस एरिया में अगर आप जा कर के देखेंगे तो प्लांटेशन में एक सिस्टम यह है ना कि सरकार भी बहुत ज़्यादा दखल नहीं देती है। वहाँ पे प्लांटेशन वालों का लॉबी बड़ा मजबूत है, तो वो अपने लेबर्स का बड़ा माने ऑपरेशन करते हैं। मतलब वहाँ पे बाहरी लोग भी उतना नहीं जाते हैं, रिपोर्ट्स भी नहीं करते हैं उतना, तो लेबर्स का बहुत ज़्यादा ऑपरेशन। मैंने 2022 में देखा था कि लेबर का सैलरी वहाँ पे 150 रुपया था, 160 रुपया पर डे। तो अगर 160 रुपया मेल लेबर का और फीमेल लेबर जो कि पत्ते उठा के लाते हैं एक टोकरी में इस तरह से, उनका सैलरी एक दिन का लगभग 140 रुपया ऐसे बनता था। अब अगर आपका सैलरी 160 रुपया 140 रुपया 2022 में है, तो अगर ये 2025 है तो कितना बढ़ा होगा? 20 रुपया 10 रुपया बढ़ गया होगा, हो सकता है 160 170 हो गया होगा, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो मिनिमम वेज सरकार ने तय किया हुआ है बाकी सारे इंडस्ट्रीज में या किसी भी जगह पे, उससे कहीं कम है, बहुत ज़्यादा, आधा भी नहीं है। उस हालत में जो लोग होंगे जिनको ये सैलरी मिल रहा होगा, आप जोड़ के देखेंगे तो मंथली मेरे ख्याल से 5,000 या 5,100 200 रुपया, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं आ रहा है।
अब ऐसे हालत में अगर एक इंसान का सैलरी इतना है, चलिए मान लीजिए उसी सैलरी में हम लोग उसके विमेन या उसकी वाइफ भी काम करी, उसका सैलरी भी जोड़ दे, दोनों का मिलाकर के भी 10,000 नहीं है। उस कंडीशन में किस तरह का फूड वो खा रहे होंगे? जबकि भारत, इंडिया एक ऐसा देश है जहां न्यूट्रिशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है बात करने का, न्यूट्रिशन है ही नहीं। हमें जैसे कहा गया है कि अगर आप माने कोई स्पोर्ट्स या फिर इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग या इस तरह का जिम नहीं जा रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको अपने वजन के अकॉर्डिंग प्रोटीन खाना पड़ेगा। आपका वजन 60 kg है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे खाना चाहिए। क्या हम लोग खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ खाने में न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग टेस्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैंने आसाम में देखा कि जो बच्चे थे उनका उम्र 10 साल था, लेकिन हाइट जो था एकदम छोटा, शरीर एकदम मैंने हाथ वगैरह पतला पतला हाथ, बहुत सारी बीमारियां। तो अगर उनके बॉडी को मेज़र किया जाए तो एवरेज एक बच्चे का जो ऊंचाई हो सकता है, एक बच्चे का जो वज़न होना चाहिए वो नहीं था उनका, है ना। इसका मतलब ये है कि वो माल न्यूट्रिशन है। तो जो अगर आप एंथ्रोपोमेट्री नहीं कर पाएंगे, मेजरमेंट नहीं करेंगे, तो आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि न्यूट्रिशन और हेल्थ का स्टेटस क्या है किसी का। क्लियर? तो अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स आपको नहीं पता है तो फिर कैसे पता चलेगा कि ओवर वेट है वो? तो एंथ्रोपोमेट्री से ये भी पता चल जाएगा कि न्यूट्रिशन और हेल्थ का स्टेटस क्या है। साथ में किसी तरह का कोई डिजीज है, माने जो बीमारी है या उसका बीमारी से होने वाला रिस्क है, वो भी पता चल सकता है। कि अगर आपके पास ओबेसिटी है, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब आप ससेप्टिबल हो रहे हैं कई तरह की बीमारियों में। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें ओबेसिटी की वजह से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं उसके वजह से। ये सब पहले पता चल सकता है अगर प्रॉपर तरीके से बॉडी का मेजरमेंट पता हो, है ना। डिज़ाइन अर्गोनॉमिक्स जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, कि इंडस्ट्री के अंदर अगर मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री में कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, अब वो तो बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री है, फिर भी जो सॉफ्टवेयर, जो भी कंपनी इस तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा रही होगी, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हो सकता है कि 10 घंटे बैठने का, सिटिंग करने का ज़रूरत पड़ रहा है, फिर वो घर आकर के भी बैठते ही हैं। तो अगर जिसको 10 घंटे ऑफिस में बैठना है एक सिस्टम के सामने, अगर उसका जो चेयर है किसी खराब पोस्चर या अनसाइंटिफिक पोस्चर, जो कि बैठने वाले को पता नहीं चलेगा, जब उसका एंड रिजल्ट 5 साल के बाद देखा जाएगा तब समझ में आएगा कि इसका क्या प्रॉब्लम हो गया, है ना। क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मिटी बॉडी में उससे आ सकती है ना। तो अर्गोनॉमिक्स का मतलब यह है कि आप अगर किसी को 10 घंटे, ऐसा आपका सिस्टम है कि जहां पे 10 घंटे उसको बैठना है, या कोई ऐसा मशीन आपने ऑपरेट करवाया जहां पे ऑपरेटर को एक खास पोस्चर में 10 घंटे रहना है, तो उसके अर्गोनॉमिक्स को ध्यान देते हुए मशीन का सिटिंग का पोस्चर ऐसा डिजाइन या अरेंजमेंट बैठने का ऐसा होना चाहिए जिससे उसको कोई डिजीज या बीमारी या प्रॉब्लम या हड्डियों का कोई डिफॉर्मेशन ना हो जाए। क्लियर? तो ये चीज़ें हमें डिज़ाइन और अर्गोनॉमिक्स में, इक्विपमेंट के डिज़ाइन, क्लोथिंग के डिज़ाइन, डिफेंस गियर, एयरक्राफ्ट, इन सब चीज़ों में देखना पड़ता है। ठीक है कि एयरक्राफ्ट के अंदर भी वही चीज़ है, डिफेंस के अंदर भी वही है कि अगर गन है, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, जो दौड़ने के इक्विपमेंट्स हैं, मान लीजिए इधर और इधर ये सब प्रोटेक्शन के लिए जो पैड्स आते हैं, अब वो हाथ ही पूरा नहीं खुला, आप कैसे मूवमेंट कर पाएंगे? तो वो सब चीज़ों का ध्यान में रखने के लिए भी एंथ्रोपोमेट्री इन सब फील्ड्स में भी आपका हेल्प करती है। साथ में कि ये जो पॉपुलेशन का जो लोग स्टडी करते हैं, एथनिसिटी का, रेस, अलग अलग रेस के लोगों का जो स्टडी करते हैं, उनके लिए भी, जो मैंने आते ही शुरुआत में बोला कि अगर अफ्रीका में आप देखेंगे तो लोगों का बिल्ट कुछ अलग है, चाइना में देखेंगे लोगों का बिल्ट कुछ अलग है, मंगोलिया में देखेंगे उनका कुछ बिल्ट अलग है। इसके वजह से इतिहास में भी उनको हिस्टोरिकली भी बहुत फ़ायदा या नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन अगर उसको आप देखेंगे, अगर आप पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, रेस का स्टडी करते हैं, तो उनके बीच में वेरिएशंस को भी समझाने का काम एंथ्रोपोमेट्री करती है। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। एनीवे, सिग्निफिकेंस में, इसी सिग्निफिकेंस के टॉपिक में अगर एक डायग्राम देखा जाए तो इस तरह के कई डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं, जहाँ पे ऑटोमोबाइल का डिज़ाइनिंग करते हैं, ऑटोमोबाइल के अंदर भी और भी जो भी सिस्टम्स का डिज़ाइन होता है, उनके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एंथ्रोपोमेट्री का ही यूज़ है, जिसके अंदर एक जो ड्राइवर है या एक जो आपका व्हीकल चलाने वाला जो पायलट है, जो चला रहा है ये गाड़ी, उसके शरीर का मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एक प्रॉपर व्यूइंग एंगल, सबसे पहले देखिए कि अगर उसका स्टीयरिंग कितने पे इंक्लाइंड होना चाहिए जिसके वजह से उसका ग्रिप अच्छा बने,
मतलब आपका जो हाथ है ये स्टीयरिंग को ऐसे भी रखा जा, स्टीयरिंग व्हील को ऐसे भी रखा जा सकता है, तो क्या इसमें आपका ग्रिप ज़्यादा अच्छा बनेगा या फिर ज़्यादा इंक्लाइंड होगा? तो आपका ग्रिप मालूम चला वो इतना इंक्लाइंड होगा कि हाथ आप ऐसे करके पकड़ ही नहीं पा रहे हैं स्टीयरिंग। तो इस तरह का अनसाइंटिफिक डिज़ाइन बनाने से क्या होगा कि लंबे टाइम तक अगर आपने उस तरह की गाड़ियों को ऑपरेट किया जिनका डिज़ाइन अर्गोनॉमिक नहीं है, तो या तो आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, दर्द शुरू हो सकता है, इवन कुछ मेडिकल कंडीशंस से आपको सफ़र करना पड़ सकता है, या फिर हादसा भी हो सकता है इमीडिएट, क्योंकि अगर आपका कंट्रोल्स उतना अच्छा, उसमें अर्गोनॉमिक कंट्रोल्स नहीं हो पाएगा। इसी तरह के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे जहां पर बहुत फास्ट मूविंग गाड़ियां रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, उन जगहों पे इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अर्गोनॉमिक्स का, नहीं तो वो ड्राइवर फिर काम कर ही नहीं पाएगा उसके अंदर अच्छे। साथ में हेड को कितना टिल्ट करना पड़ता है, इसका जो ये इंक्लाइनेशन है या फिर ये कितना विड्थ रखना चाहिए। जैसे ये मैं हमेशा देखता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास मारुति की कोई गाड़ी, छोटी गाड़ी है मान लीजिए मेरे पास, तो छोटी गाड़ी में मैं अक्सर देखता हूँ कि जो व्यूइंग का जो आ रहा है, मैंने कांच को उन्होंने इतना ज़्यादा इंक्लाइंड किया है और छोटा कांच है कि वो उतना ज़्यादा व्यू अच्छा नहीं मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत बनता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ी चेसिस वाले मैंने या एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियाँ चलाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका व्यू इतना अच्छा रहेगा कि आपको सब कुछ कंफर्टेबली नज़र आएगा, है ना। तो वो सब चीज़ें के लिए एंथ्रोपोमेट्री, ह्यूमन का मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेक को कहाँ रखा जाए, इसका ये सीट को कैसा बनाया जाए, उन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग एंथ्रोपोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी ये डिज़ाइन करने के लिए कि सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, कितने दूरी पे किस इक्विपमेंट को लगाना चाहिए, आपके हाथ से कितना डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए एंथ्रोपोमेट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उसी तरह जो मैंने बोला कि आपको कुछ ऐसा जॉब है, आपका जॉब का जो नेचर है उसमें क्या है, सिटिंग बहुत ज़्यादा देर करना है, तो वहाँ भी ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके बॉडी का मेजरमेंट समझ में आना चाहिए, ताकि आपका जो सिस्टम लगा है उसका एक प्रॉपर हाइट होना चाहिए। ये नहीं कि आर्बिट्रेरी कोई भी टेबल खरीद करके आप लगाए जा रहे हैं, उस पर बहुत देर तक आपको काम करना है, टेबल हाइट्स उतना साइंटिफिक नहीं है। तो आपका व्यूइंग एंगल के ऊपर कि ये एकदम सीधा सीधा आपको दिखाई दे, ताकि आपका हेड जो है बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ या आगे की तरफ टिल्टेड ना रहे, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर एक सिस्टम। आपने देखा होगा कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, लेकिन बॉडी पोस्चर खराब हो चुका है उनका। जो लोग वर्कआउट या ये सब नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी पोस्चर जो है ना बहुत ख़राब होता चला जा रहा है समय के साथ, जैसे जैसे वो सीनियर हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अर्गोनॉमिक्स डिज़ाइन करने, अर्गोनॉमिक डिज़ाइन करने के लिए एंथ्रोपोमेट्री हम लोग करते हैं। यही सिग्निफिकेंस है एंथ्रोपोमेट्री। चलिए, जो भी एक आध पिक्चर है मेरे पास अवेलेबल था, जैसे अभी आप देखेंगे कि अर्गोनॉमिक चेयर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है पिछले 7-8 साल से। अर्गोनॉमिक चेयर का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ आपको उस तरह का पॉइंट्स दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे शरीर को पीछे से सपोर्ट मिलना चाहिए, बॉडी को सपोर्ट मिलेगा तो शरीर उस जगह पे उतना स्ट्रेस उसमें नहीं आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप हाथ उठा करके बार बार अखबार पढ़ रहे हैं, अगर इसी जगह पे क्या हो रहा है, आपके एल्बोस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है हाथ पे, तो अगर नीचे कोई 2 सपोर्ट लगा दे यहाँ पर और ऐसे हाथ रहे, उस पर रेस्ट करने का मौका मिल जाए, तो आपको थोड़ा सा कम एफर्ट। तो सवाल ये नहीं है कि आपको हाथ रेस्ट वहाँ करना है, सवाल ये है कि वो किस पोजीशन में आपको रेस्ट करना है ना। वो इतना नीचे होना चाहिए या इतना नीचे होना चाहिए, तो ये पता कैसे चलेगा कितना नीचे होना चाहिए? इसी के लिए मेजरमेंट लेना ज़रूरी है, जिसको हम लोग एंथ्रोपोमेट्री कह रहे हैं। तो आई होप कि एंथ्रोपोमेट्री जैसा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि बॉडी का मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है, ताकि आप जो भी अर्गोनॉमिक व्यवस्था है अपने इंडस्ट्रीज़ में वो चीज़ कर पाएँ। एनीवे, अब थोड़ा सा मैं इसमें एक अपना जो हमेशा रहता है कि मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ों को ज़्यादा मैं बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि क्लैरिटी मिल जाए उस टॉपिक का पूरा अच्छे से, है ना। मैंने हर जगह पे मेरा सिस्टम यही है कि अगर जब तक उसका बैकग्राउंड आप नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। तो क्या इसको मैंने ढूंढा बहुत सारा कि क्या एंथ्रोपोमेट्री का बैकग्राउंड हो सकता है, उस बैकग्राउंड के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ कि एंथ्रोपोमेट्री क्या एक मॉडर्न डे क्वेश्चन है या मॉडर्न डे कंसेप्ट है कि आज ही किया जा रहा है, या फिर इतिहास में पहले भी लोगों ने ट्राई किया है, ये एक इवोल्यूशनरी साइंस है। तो अगर आप देखेंगे तो एंथ्रोपोमेट्री एक इवोल्यूशनरी साइंस है, इसका इवोल्यूशन हुआ है ना। ये कोई मॉडर्न डे आज का कंसेप्ट एकदम नहीं है कि ये 2025 से शुरू कर रहे हैं हम लोग एंथ्रोपोमेट्री, या 50 साल पहले से शुरू कर रहे हैं, वैसा नहीं है। पहले भी जो भी ह्यूमंस के बारे में हमें पता है,
जो भी एज ए एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज हमारे पास है अवेलेबल, वो एंथ्रोपोमेट्री से ही पता चल पाया है, मेजरमेंट से। जैसे अगर सबसे पुरानी बात की जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये इंडिया की तरफ तो कंटेक्स्ट में उतना एग्जांपल्स नहीं मिलेगा आपको एंथ्रोपोमेट्री, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप देखें तो उनके यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें रेनाइसेंस से जुड़ा हुआ है। जैसे ये है, रेनाइसेंस था एक ऐसा समय जब यूरोप के अंदर में कुछ नई आइडियाज़ पे बातें होती थी, ठीक है। रेनाइसेंस मतलब होता है नया युग, पुनर्जागरण, मतलब नई चीज़ें, नई कंसेप्ट, नया डिस्कशन होना, नए टॉपिक्स पे बातें चलना। इसके पहले का जो यूरोप में पूरा समय है उसको डार्क एज कहते हैं, डार्क एज ऑफ यूरोप, जहां पर हर चीज के सेंटर में सिर्फ गॉड होते थे। गॉड वॉज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, और वो गॉड चर्च बता के रखे हुए थे। चर्च बोलता था कि देखो ये भगवान होते हैं। तुम्हारा जीवन का जो भी और आम इंसान है, उनके जीवन का जो बेसिक उद्देश्य है, गॉड का सेवा करो, ये सब करते रहो, चर्च का सेवा करो, रिचुअल्स करो, ताकि किसी तरीके से गॉड जो है तुम पे खुश हो पाए हमेशा आफ्टर लाइफ, कि मरने के बाद गॉड तुमको ऐसे करेंगे, या कोई एक ऐसा दिन आएगा कि उस दिन बहुत बड़ा कुछ जजमेंट डे होगा, उस दिन तुमको गॉड का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा। इस कंसेप्ट के ऊपर लोग चलते, तो लोग क्या करते थे, अपने जीवन में दिन भर वो रिचुअल्स करते थे, तकलीफें झेलते थे, और मरने के बाद सुख का कल्पना करके आज तकलीफ झेल रहे हैं। तो ये इसको हम लोग डार्क पीरियड कहते हैं। अगर आज के भी सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके वजह से इंसान आज तकलीफ भोग रहा है कि हमको मरने के बाद एक सुख मिलने वाला है, तो वो भी डार्क एज में जी रहा है ना। मरने के बाद कोई दुनिया नहीं होती है। तो खैर, ये सब कंसेप्ट को खत्म कैसे हो गया? खत्म कब होता है समाज में? जब समाज में वैसे लोग आते हैं जो नए आइडियाज लेके आते हैं, नई एक फ्रेश हवा के झोंके के जैसा, और उन आइडियाज को समाज एक्सेप्ट करना शुरू करता है। तो जो लोग आए इस समय, ब्रूनो आए इस समय, ब्रूनो से पहले कॉपरनिकस आ गए, ब्रूनो, गैलीलियो, ये सब लोग जो शुरुआत में आए थे, इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू किया जिससे लोगों का ध्यान जो है ना, चर्च के फैलाए हुए भ्रम से हट के दूसरी चीज़ों पे आए। नियत्जे आए जिन्होंने गॉड को मरा हुआ घोषित कर दिया, योर गॉड इज डेड। तो इसमें फिलोसफर्स, स्कॉलर्स, थिंकर्स, इन सब का रोल रेनाइसेंस में बहुत ज़्यादा है। इटली में शुरू हुआ था ये। तो कल्चर के क्षेत्र में, हर चीज़ के क्षेत्र में लोग नई चीज़ों पे विचार कर रहे थे। साइंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट शुरू होता है। तो इस समय एक आदमी का नाम आप देखेंगे, लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने एक ड्राइंग बनाया था, जिस ड्राइंग को हम लोग विट्रूवियस मैन कहते हैं। विट्रूवियस नाम के एक व्यक्ति थे, उसको विट्रूवियन मैन भी कहते हैं। मैंने विट्रूवियस का डायग्राम, ये विट्रूवियस क्या थे? इन्होंने एक किताब लिखा, मैं दोनों आपको दिखाता हूं। इन्होंने अपने किताब में जिक्र किया था दी आर्किटेक्चर, क्योंकि देखिए यूरोप में परंपरा था, ये जो रेनाइसेंस का समय था ना, उस समय अलग अलग आर्ट फॉर्म्स बहुत डेवलप हुआ था। जैसे माइकल एंजेलो का आप नाम से, सिस्टीन चैपल में उनका पूरा बनाया हुआ था डायग्राम। मैंने आर्ट के क्षेत्र में लोग आ रहे थे नया कुछ करने के लिए। तो इसमें स्कल्पचर मेकिंग जो होता था उस समय, स्कल्पचर्स, मूर्ति कला बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी। अब क्या है कि मूर्ति अगर किसी को बनाना है, तो अगर ग्रीक स्टाइल या फिर आप वेस्टर्न स्टाइल का मूर्तियां देखेंगे तो उनके अंदर कंसेप्ट है हाइपर रियलिज्म का। मतलब इंडियन जो कला है, भारतीय जो कला है हमारा, ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जहां पर हम लोग इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप जो देखेंगे बंगाल के साइड से ही ज़्यादातर मूर्तिकार निकलते हैं, बंगाल, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों से मूर्तियाँ। पूरे देश में जो मूर्ति बनाते हैं, मैंने हर जगह पे देखा है कि बंगाल का आदमी जाके मूर्ति बना रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये सब स्कूल्स का डेवलपमेंट वैसे तो यूपी साइड में हुआ है, लेकिन जो इंडियन स्कूल ऑफ ये आपका मूर्ति कला है, उसके अंदर भाव पे ज़्यादा फोकस होता है कि जो चेहरा बनाया गया उससे वो इमोशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। लेकिन वेस्टर्न जो मूर्तिकार है वो भाव पे फोकस नहीं करता है, वो फोकस करता है बॉडी प्रोपोर्शंस पे, कि जो शरीर उसने बनाया है वो शरीर एग्जैक्ट रेप्लिका हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बॉडी प्रोपोर्शंस पे ज़्यादा फोकस होता है, फिजिकल फीचर्स पे ज़्यादा फोकस होता है। इसलिए मैंने बोला ना कि आपको एंथ्रोपोमेट्री इंडिया के साइड से नहीं शुरू होता, वो देखिएगा ये वेस्ट के साइड से ही कंसेप्ट आया है। अब जो मूर्तिकार है उसको ये आइडिया होना चाहिए कि शरीर में लेंथ, ब्रेड्थ या शरीर का मेजरमेंट कैसा है, प्रोपोर्शंस फेस का कैसा है, आंखों से इसका दूरी कितना है, या नोज़ का हाइट कितना है, लिप्स कितने वाइड होने चाहिए, इनका क्या रेशियो बनता है, ईयर्स का क्या रेशियो, ये सब का स्टडी होगा तभी तो मूर्तिकार बन पाएगा वो।
और ऐसा वैसा स्टडी नहीं, बहुत डीप नॉलेज होगा तब तो अच्छा मूर्तिकार हो पाएगा। तो ये जो व्यक्ति थे रोमन आर्किटेक्ट, इन्होंने एक लिखा था दी आर्किटेक्चुरा करके, उसमें मेंशन किया था पहली बार उसके बारे में। मैं उस किताब को आपको दिखाता हूँ, दी आर्किटेक्चुरा, जिसमें इन्होंने ये जो बुक था बेसिकली उसके अंदर ये तो लियोनार्डो दा विंची का बनाया हुआ विट्रूवियस मैन है। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ पीछे थोड़ा सा करके। पहले ये क्यों शुरू हुआ उसके मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए, जैसे अगर आप ग्रीक मूर्तियाँ देखेंगे या वेस्टर्न वर्ल्ड का आप स्कल्पचर आर्ट देखेंगे तो यहाँ कंसेप्ट है हाइपर रियलिज्म। मतलब शरीर का जो भी ये बनाते हैं, एक एक नस, एक एक नर्व्स जो दिख सकता है उसको भी ये बनाने का कोशिश करते हैं, हाइपर रियलिज्म। मतलब बिल्कुल भी अगर फिजिकल फीचर के आधार पर देखा जाए तो बिल्कुल भी रियल में और इसमें कोई फर्क नहीं होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। इंडिया में नहीं है ऐसा स्कल्पचर मेकिंग। यहां भी आप देखिए एक ऐसा स्कल्पचर है जिसमें अगर देखें कि आप एक जो कपड़ा रखा है इसको बनाया गया है स्कल्पचर से, ये मूर्ति है, लेकिन जो कपड़े उन्होंने बनाए हैं ये एक अल्ट्रा रियलिज्म, हाइपर रियलिज्म का पीक है। इसको माना जाएगा कि ऐसा बनाया कि कपड़ा वो दिख रहा है कि कपड़ा रखा है उसके मुंह पे। क्लियर? तो इन सब को करने के लिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वहां मेजरमेंट का एक बहुत ज्यादा कंसेप्ट निकल के आया था उस समय। क्लियर? ठीक है। तो इन्होंने जो अपना बुक निकाला था उसके अंदर में जो भी चीजें थी, जो विट्रूवियस थे जो आर्किटेक्ट थे, इन्होंने अपने बुक में कि क्या उसका मेजरमेंट होना चाहिए, किस तरह से उसके बॉडी प्रोपोर्शंस होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के, उसके ऊपर उन्होंने ये किया था। क्योंकि जो बेसिक फिलॉसफी के लेवल पे जो डिस्कशन होता है, फिलॉसफी के लेवल पे वो डिस्कशन हो रहा था कि किसको हम लोग, मान लीजिए कि ये एस्थेटिक्स का अगर आप बात करेंगे, एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक्स इज द फिलॉसफी ऑफ ब्यूटी। अब एस्थेटिक्स के दुनिया में फिलॉसफर का काम होता है डिस्कशन करना कि क्या चीजें सही है, क्योंकि सच तो कुछ एब्सोल्यूट मिलता नहीं है कभी। जैसे अगर कोई कहे कि सुंदरता का क्या पैमाना है, सुंदरता किसको हम लोग कह सकते हैं सुंदर, तो उसका तो कोई डिफिनेशन नहीं बना हुआ है। तो ये दिन रात ये लोग जो डिस्कस करते थे, ये लोग जो मेजरमेंट्स वगैरह करते थे कि सुंदर का मतलब कैसा होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शंस को सुंदर माना जाएगा, शरीर का किस प्रोपोर्शंस में अगर वो रहेगा तो सुंदर माना जाएगा। इन सब चीजों पे चर्चा होता था कि जो भी वाइडली एक्सेप्टेड डायमेंशंस आ जाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि देखो ये सुंदरता का माने एक पैरामीटर है कि आपका प्रोपोर्शंस ऐसा होना चाहिए, हाथ का लंबाई इतना होना चाहिए, चेहरा ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसे मेजरमेंट, ये हमारे सुंदरता का या फिर एस्थेटिक्स का पैरामीटर्स बनेगा, जो आज तक हो नहीं पाया। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कई तरह का स्केल्स बनाया कि इसको सुंदर कहा जाता है ब्यूटी के क्षेत्र में, एस्थेटिक्स के क्षेत्र में, लेकिन हो नहीं पाया एग्जैक्ट, कभी कोई पैरामीटर बन नहीं पाया हर आदमी। तो इन्होंने जो शुरुआत में दिया था ये चीज़ें, क्योंकि सुंदर चीज़ें, स्कल्पचर मेकिंग ये सब करना था, उसके लिए एंथ्रोपोमेट्री का बेसिक से जन्म हुआ। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो मैंने नाम लिया विट्रूवियस जो आर्किटेक्ट थे, इनका जो कंसेप्ट ये था कि इन्होंने ये बोला था कि जो बिल्डिंग्स हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर 3 फीचर होगा तभी वो अच्छे हैं बिल्डिंग्स। 3 फीचर्स, वो 3 फीचर उन्होंने बताया था कि फॉर्मितास, यूटिलिटास एंड वेनोस्तास। मतलब वेनस से सुंदर, फॉर्म से मजबूत और यूटिलिटी से यूटिलिटी। मतलब उसका अगर स्ट्रेंथ है उसके पास, यूटिलिटी है उसके पास और ब्यूटी है उसके पास, तभी हम लोग उसको बिल्डिंग को एक सही बिल्डिंग मान सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट होना चाहिए बिल्डिंग्स का, क्योंकि ये आर्किटेक्ट थे और ब्यूटी के लिए उसमें जो रिसर्च चला होगा उस तरह से। तो ये सारा साइंस मेजरमेंट पे ही टिका हुआ है। अब जहां मैंने बात किया था लियोनार्डो दा विंची का, तो लियोनार्डो दा विंची ने क्या किया, उनके इस वाले बात को लेकर के उन्होंने इसको अप्लाई किया ह्यूमंस के ऊपर कि ह्यूमन बॉडी सुंदर या परफेक्ट ह्यूमन बॉडी क्या होता है, या ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शंस कैसा है। तो अगर आपने पूरे हाथ को फैला दिया जाए इस तरह से ह्यूमन बॉडी में, तो इसका पूरा ह्यूमन बॉडी एक सर्कल में फिट बैठ सकता है। यह लियोनार्डो दा विंची का एक मॉडल था। और उसी तरह से ये जो सर्कल इन्होंने बनाया है उसमें एक इन्होंने स्क्वायर बनाया है। उस स्क्वायर में भी खास एंगल पे अगर हाथों को सीधा रखा जाए तो आपका शरीर एट गिवन टाइम पे इस स्क्वायर में भी फिट बैठ सकता है। मतलब शरीर के प्रोपोर्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए विट्रूवियस मैन इसको कहते हैं, है ना। मतलब इनके आइडिया से लियोनार्डो दा विंची ने ये पेंटिंग बनाया था।
और उसके बारे में कंटेंट भी लिखा था कि कैसे कैसे इन चीज़ों का होता है। ये उस समय के ज़माने का एंथ्रोपोमेट्री है, 1490s 1450s, जिस समय चर्च इतना ज़्यादा मैंने दबंगई करते थे उस समय चर्च की, अगर कोई छोटा सा भी बात बोल दे जो लगने लगे चर्च को कि इससे थोड़ा सा लग रहा है कि साइंटिफिक बात बोल दिया इसने या ये हमारे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, तो तुरंत मृत्यु का दंड उसको मिलता था ब्लास्फेमी के रूप में कि इसने ब्लास्फेमी फैलाया है ना, धर्म के विरुद्ध लोगों को लेके जा रहा है, इसका मर्डर करो। तो इसमें ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया, जिन्होंने सपोर्ट किया था हीलियोसेंट्रिक मॉडल के, कोपरनिकस को। और उस ज़माने में ये सब एंथ्रोपोमेट्री में शुरुआत की रिसर्च है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसी में जो भी इनका जो आर्किटेक्चर था उसके अंदर सिमेट्री, हार्मोनी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म विद इन ए सर्कल एंड स्क्वायर, ये विट्रूवियस मैन जो बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने, उसको रिप्रेजेंट किया। सिमेट्री, हार्मोनी, कि ये बॉडी इज सेट टू बी इन ए हार्मोनी इफ एक्सपेंडिंग द लेंथ। आपका अगर वो शरीर हार्मोनियस तभी हो पाएगा अगर आपने हाथ फैलाया, पैर को इस एक खास एंगल पे रखा तो एक सर्कल में फिट बैठ जाएगा, इसका मतलब आपका शरीर परफेक्ट है, दैट इज इन हार्मोनी, एंथ्रोपोमेट्री। और इसके वजह से जो आर्ट है, मैथमेटिक्स है, एनाटॉमी है, ये सारे जो शुरुआत के अटेम्प्ट थे ह्यूमन प्रोपोर्शंस को समझने में, उसमें गए। ठीक है, और ये जो विट्रूवियस मैन है, ये पहला विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना एंथ्रोपोमेट्री का एज ए साइंस प्लस एस्थेटिक्स, जो खूबसूरती का फिलॉसफी है उसका वो पहला एक माइलस्टोन है। ये सबसे पहला है एंथ्रोपोमेट्री के क्षेत्र में। अब आते हैं इसी में एंथ्रोपोमेट्री में दूसरी कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक, अब इसी एंथ्रोपोमेट्री में एक, अगर आप एक व्यक्ति का नाम देखेंगे, जैसे इनका नाम है बेसिकली अर्ली डेवलपमेंट्स में ही, कि उसके अंदर कुछ लोगों ने ये किया कि एक सेकेंड चलिए, कि अब जैसे इसमें देखेंगे कि एंड्रियास विसालियस, इन्होंने क्या पब्लिश किया था 1543 में, ही पब्लिश्ड द ह्यूमनी कॉर्पोरस फैब्रिका एंड इट इज द फर्स्ट डिटेल एनाटॉमी। क्या होता है ह्यूमन एनाटॉमी? मतलब आपका शरीर के अंदर में क्या क्या वाइटल फंक्शंस है, वाइटल और किस तरह से फंक्शनैलिटी आपके अंदर होती है, शरीर के अंदर में क्या क्या ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शन। इसको अगर कोई समझने का प्रयास करेगा, इसका मतलब ह्यूमन एनाटॉमी समझ रहा है। अब ये जिस साल पब्लिश हुआ है 1543 में, इस साल में कोई भी ऐसा मॉडर्न एक्सरे या फिर कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं था कि बॉडी के अंदर देखा जा सके। तो क्या करते थे लोग कि जितने सर्जन होते थे, जो लोग इस फील्ड में रिसर्च करने की कोशिश करते, तो वो डेड बॉडीज पे रिसर्च करते थे, डेड बॉडीज को खोलना है। तो ये तो बहुत लोग कर रहे थे। मैंने इस आदमी का नाम यहां क्यों रखा है, ये जो एंड्रियास विसालियस हैं, इनका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इस एंथ्रोपोमेट्री में, एंथ्रोपोमेट्री का मतलब सिर्फ ऊपर का मेजरमेंट नहीं है, एंथ्रोपोमेट्री का मतलब कि अंदर का शरीर किसी डेड बॉडी का खोल करके ये लंग्स का क्या साइज है, हार्ट का क्या साइज है, या फिर मान लीजिए इंटेस्टाइन कितने साइज के होते हैं, ये सब भी एक तरह का एंथ्रोपोमेट्री। ह्यूमंस का जो भी मेजरमेंट है एंथ्रोपोमेट्री। तो इसमें इनका नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके पहले के जितने भी लोग थे जो एंथ्रोपोमेट्री करते थे, मेजरमेंट वगैरह करते थे और लाशों पे स्टडी करते थे, वो सब लोग क्या करते थे कि उनके अंदर लाश को खुद ही कट करने का और माने खोलने वोलने का हिम्मत नहीं हुआ करता था। क्योंकि उस जमाने में उस तरह के आजकल तो केमिकल्स आते हैं बहुत सारे, कि केमिकल्स डाल दिया जाएगा अगर डेड बॉडी के अंदर में तो उसको खराब नहीं होने देगा या फिर बदबू नहीं आएगा, हो सकता है। तो उस समय ऐसा सिस्टम, कोई डीप फ्रिज का सिस्टम नहीं था। तो लोग क्या करते थे ना, एक आदमी रखते थे, एक दो आदमी। वो आदमी लोग या तो कोई मान लीजिए कि कोई चमड़ा बनाने वाला है या फिर कुछ दूसरा छोटा मोटा कोई काम करता है, उसको पैसे दे करके लाश को कटिंग करवाते थे। तो उनके स्टडी में, क्योंकि लाश को दूसरा आदमी कट करता था और वो दूसरे कमरे में निकल जाते थे, दूर निकल जाते थे, बता दिया ऐसे ऐसे कट करना है, तो क्या करता था वो कटिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर लेता था, जिसके वजह से एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि डॉक्टर नहीं है वो, है ना, जोर से किसी हड्डी को काट दिया, कुछ कर दिया। तो एंथ्रोपोमेट्री कभी भी सही तरीके से नहीं होता था। लेकिन ये एक पहला आदमी ऐसा था जिसने खुद ही वो कॉर्प्स को कट करना शुरू किया, खुद ही डॉक्टर भी है। और इसीलिए इसके जो रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट से एंथ्रोपोमेट्री में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, माने जो अंदर का ह्यूमन ऑर्गन समझने में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उसको इन्होंने पब्लिश किया, द ह्यूमनी कॉर्पोरिस फैब्रिका, फर्स्ट डिटेल्ड एनाटॉमिकल टेक्स्ट। और उसमें उन्होंने ये सब 18th सेंचुरी के आसपास का ही समय है, जिस समय दिस पीरियड इज फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
क्योंकि रेनाइसेंस के पीरियड में जितने भी साइंस एंड टेक में चीज़ें आई रिसर्च में, उनके वजह से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे चल करके फ्यूल हो पाया, अदरवाइज नहीं हो पाता, है ना। खैर एनीवे, तो अब यहाँ पर हम लोग ये 19वीं सेंचुरी इसमें आते हैं। पहले इन्होंने जो बुक लिखा उसके बारे में मैं दिखा देता हूँ कि वो इस तरह का इनका ये बुक है। यहाँ पे आप देखिए बुक के अंदर जो टाइटल दिया है ह्यूमैनी फैब्रिका लाइबर 1, पेज नंबर दिया है, और उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है ABCD ऐसे करके, ABCDEFG ऐसे करके लाइन बाय लाइन ऐसे करके लिखा हुआ है, और बगल में उस कॉप्स का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। और इनका स्टडी देखिए, ये लोग इस तरह से करते थे कॉप्स का स्टडी, कटिंग करके कि क्या इसका मेजरमेंट है, किस तरह से ये है, या मसल क्या है। तो इन्होंने हर स्टडी किया है, मसल्स के बारे में चैप्टर ऑन मसल्स, ए चैप्टर ऑन ब्रेन, ए चैप्टर ऑन स्केलेटन, हर चीज का चैप्टर्स है इनके पास। ये छोटा मोटा बुक नहीं, बहुत बड़ा बुक है। एंड दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट, उस जमाने का ये पहला टेक्स्ट है जिसको इन्होंने इतने ज़्यादा मैंने इतना ज़्यादा मैंने क्या कहें इन डेप्थ जिसको लिखा है बहुत ज़्यादा, उस समय का पहला। ये सब एंथ्रोपोमेट्री के इतिहास में एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। चलिए, तो अब हमने देखा, अब उसके मॉडर्न एप्लीकेशंस पे आते हैं एंथ्रोपोमेट्री के। ये समझ गए हिस्टोरिकल। अब इसमें जो 19वीं सेंचुरी के समय और क्या भी है, 19वीं सेंचुरी मतलब 1850s, 1820s, 1830s का समय, क्योंकि अब यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, कुछ मशीनें बन चुकी हैं, कैमरा बन चुका है, इस तरह के जब ये सब बन के शुरू हुआ, या एक्सरे होने का सिस्टम लगभग आने लगा है, अभी तो नहीं आएगा पूरा, क्योंकि 1839 इसके आसपास तो 1839 1930s के आसपास तो न्यूट्रॉन का ही खोज किया गया है, तो अभी तो नहीं आया, लेकिन फिर भी कैमरा वगैरह ये सब का कंसेप्ट आ चुका है कि ऐसा हम लोग फोटो ले सकते हैं, ठीक। तो उस जमाने में क्या हुआ कि एंथ्रोपोमेट्री को किसके लिए यूज़ कर, अब ये ज़माना देखिएगा, दो तीन चीज़ें साथ में चल रही हैं। दो तीन चीज़ें ये कि यूरोप के ज़्यादातर नेशंस ने क्या किया है, दुनिया भर में जा करके कॉलोनाइज किया हुआ है। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान एक कॉलोनी है, अब कॉलोनी में दो तरीके का सब्जुगेशन करना पड़ता है, सिर्फ पॉलिटिकल सब्जुगेशन काफ़ी नहीं होता है। अगर आपने कहीं पे मान लीजिए आक्रमण किया, इन्वेजन किया, और लोगों को पॉलिटिकली आपने, जो भी वहाँ का राजा होगा उसको आपने हरा दिया है, मार दिया है, अब आपके पास उस एरिया का कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल इसके सिर्फ इतने होने से पूरा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। वहाँ जो लोग रहते हैं जो पहले उस राजा को एक्सेप्ट किए हुए थे, उन लोगों का आपको भी एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान को हमने कल हरा दिया एंड वी एनेक्स द पाकिस्तान, टेरिटरी हम ले लेंगे उसका, लेकिन लोगों का क्या है, लोग मोदी जी को अपना नेता नहीं मान लेंगे, और जब तक लोग नहीं मानेंगे तब तक आपका रूल कंसोलिडेट हो ही नहीं पाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं उस चीज को। तो ये सारी चीजें, अब यूरोप जो है, यूरोप को क्या करना है कि जो राजाओं को उन्होंने हराया है, इंडिया के जितने राजाओं को उन्होंने माने एक तरह से साइडलाइन कर दिया है, उनके टेरिटरी पे अपना हुकूमत जमाने के लिए अपने रूल को लेजिटिमेट बनाना पड़ेगा। मतलब भारत के लोग एक्सेप्ट कर ले ब्रिटिश को, तो कोई किसी फॉरेनर को का रूल कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? अगर उसको यह बता दिया जाए कि देखो तुम्हारा जो कल्चर है, मान लीजिए मैं जा रहा हूं हुकूमत करने के लिए दूसरे जगह पे, तो मैं क्या कर सकता हूं एक्सेप्टेंस के लिए कि देखो सामने वाला जो बंदा है उसको मैं ये बोलूंगा तुम्हारा जो कल्चर है वो बहुत इंफीरियर है, और मैं जहां से आता हूं मेरा कल्चर, मेरे एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा सुपीरियर है रेशियली। तुम एक तरह से बंदर हो, तुम्हारा विकास ही नहीं हुआ है। अफ्रीका के लोगों को बता दिया कि तुम लोग तो अभी बंदर से इंसान बने ही नहीं हो। तो एहसान मानो कि ब्रिटिश यहां पहुंचे हुए हैं जो तुम्हारा उद्धार कर रहे हैं। द गॉड हैज सेंट अस। वैसे करके लोगों को एक गुलामी के मानसिकता में डाला जाता है। ठीक है, यहां आकर के इंडियंस को बताया कि देखो तुम्हारा हालत देखो कैसा है, तुम्हारा तो अभी विकास ही नहीं हुआ है, शरीर का ही विकास नहीं, दिमाग का ही विकास नहीं हुआ है अभी तक, और हम लोगों का देखो। और उसके लिए वो लोग बहुत सारा रिसर्च करवाते थे एंथ्रोपोमेट्री से कि इसके बॉडी का मेजरमेंट हमको पता लग सके, और किताब निकलवाते थे। हिस्टोरियंस को क्या करते थे, फंड करते थे। हिस्टोरियंस उस किताब में ये लिख देते थे कि ये जो बॉडी का डिस्क्रिप्शन है, जो इंडियन बॉडी का डिस्क्रिप्शन है, ये तो एकदम आदि मानव वाला डिस्क्रिप्शन है। वो तो दस्यु लोग थे,
और जो यहां दूसरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है ये तो आर्यंस का डिस्क्रिप्शन है। तो ब्रिटिश है चाहे यूरोपियंस है, ये सब लोग आर्यंस हैं, सुपीरियर कल्चर। और ये जो यहां पे लोग दिख रहे हैं ये तो अभी तक नियोलिथिक एज में जी रहे हैं। तो जो 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोमेट्री का यूज किया गया वो रेशियल क्लासिफिकेशन उन सब चीजों में ज्यादा किया गया था। हिटलर भी वो करता था। हिटलर क्या करता था, उसको जब किसी रेस को खत्म करना है तो ज्यूस को क्या करता था कि एंथ्रोपोमेट्री करके ज्यूस का मेजरमेंट लिया कि देखो ज्यूस का नोज ऐसा होता है, उसकी आंखें ऐसी होती हैं। तो उसका वो लोग वहां पे ब्यौरा स्कूलों में देते थे कि देखो ज्यूस को देखते ही पहचानने का क्या तरीका, और ये जो ज्यूस है ये इंफीरियर रेस है, ये हमारा पैसा खाते हैं। स्कूलों में पढ़ाते थे वो लोग। तो एंथ्रोपोमेट्री का ये सब यूज है। खैर, एंथ्रोपोमेट्री का दूसरा यूज ये भी हो सकता है कि क्रिमिनोलॉजी, एक क्रिमिनल विज्ञान, या क्रिमिनोलॉजी का मतलब है कि जैसे एंथ्रोपोमेट्री करके शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ क्रिमिनोलॉजी, तो यहां पर देखिएगा मैं एक एग्जांपल दिखाता, जैसे अल्फोंसे बर्टिलोन, इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था, बर्टिलोनेज कहते हैं जिसको, जो आज भी चल रहा है। इसका मतलब यही था कि जो क्रिमिनल है उसका आइडेंटिफिकेशन बॉडी मेजरमेंट्स के आधार पर किया जाए। मग शॉट जिसको कहते हैं, जो मतलब क्रिमिनल एक तख्ती लेकर के उसका डिस्क्रिप्शन वहां दिया रहता है, उसका एक फोटो लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये जो बर्टिलोनेज का सिस्टम है जो आज हर जगह यूज होता है, ये सिस्टम है। आपने देखा होगा इसको कई जगह पे, यूएस में या ये सब जगहों पे सिस्टम है, वही बर्टिलोनेज सिस्टम ही यूज हो रहा है। उन्हीं का ये तस्वीर है बर्टिलोन का। तो उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर बॉडी का पूरा मेजरमेंट यहां पर लिखा रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है तो वो भी यहां पर पूरा दिया रहेगा। एक हर कैदी का, हर क्रिमिनल का जो भी पहली बार पकड़ में आएगा उसका ये बनाया जाएगा, जिससे क्या है, इस क्रिमिनल का एक रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है एंथ्रोपोमेट्री के माध्यम से। तो ये एक शुरुआत हुआ उस समय 50s 60s के समय, और जो आज तक ये चीज चली आ रही है ना। कैमरा का एक जो सही उपयोग किया गया, तो इससे एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता था, और क्रिमिनल्स कभी भी आगे फ्यूचर में कोई क्राइम, उसका रिकॉर्ड वहां रहता था, पता चल जाता था। उनके लिए हार्श पनिशमेंट होता है। हमेशा कानून के दुनिया में, पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं उनके यहाँ जो कानून का सिस्टम है वो ब्रिटिश का ही बना, क्योंकि ब्रिटिश के पास ही लगभग आधी दुनिया का कंट्रोल हुआ करता था। वो कॉलोनाइज उन्होंने ऐसा किया था। तो जो भी सीआरपीसी आईपीसी आया था 1850s के टाइम पे, वो लोग जहां जहां थे वहां लागू किया उन्होंने। इंडिया में भी वही चल रहा था। अब नया कानून आया है भारत में, तो सीआरपीसी आईपीसी इन सब में जो पनिशमेंट ये सब दिए, तो फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई जुर्म किया है तो कानून में उसके लिए राहत है ना। कानून में एक सिस्टम में सीआरपीसी में है कि जो फर्स्ट टाइम कोई क्राइम हो गया है तो उसको ये भी माना जा सकता है कि ये एक तरह का क्या कहते हैं उसको, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम इससे गलती हो गया है, तो थोड़ा सा राहत मिल सकता है। मर्डर हो गया है तो हो सकता है कि आपको मृत्युदंड नहीं मिलेगा फर्स्ट टाइम में, क्योंकि ये आपने गलती से किया है, जानबूझ के नहीं किया, जैसा भी किया है प्रूफ किया जा सकता है उसको। लेकिन अगर मान लीजिए कि अदालत में ये सब चल रहा है और पता चला उस आदमी का किसी थाने में इस तरह का कोई मगशॉट अवेलेबल है या इस तरह का कुछ ऐसा अवेलेबल है, उसको जब एविडेंस के रूप में लगेगा कि ये तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये तो वहां जेल गया था, तो बस प्रॉब्लम आ सकता है। तो एंथ्रोपोमेट्री क्रिमिनोलॉजी में सोचिए कितना बड़ा रोल अपना प्ले करती है। ये सारे के सारे जितने भी हैं अर्ली साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं जो 19th सेंचुरी तक किए गए। अब थोड़ा सा ये हम इवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने समझा एंथ्रोपोमेट्री का। अब थोड़ा सा मॉडर्न जो एंथ्रोपोमेट्री है उसके अंदर किन लोगों का नाम आता है, कैसे काम होता है, क्या काम करते हैं हम लोग मॉडर्न एंथ्रोपोमेट्री में, उसको समझते हैं, जो हमारा आज के कंटेक्स्ट में है 20th सेंचुरी में मॉडर्न एंथ्रोपोमेट्री। इसके अंदर जैसे देखिए कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे। जैसे एक आदमी का नाम इसमें है फ्रांज बॉस, 20th सेंचुरी में इन्होंने क्या स्टडी किया, ये मॉडर्न एंथ्रोपोमेट्री, इन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट का किस तरह से इन्फ्लुएंस पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे। और ध्यान रखिएगा ये रिसर्च भी 20th सेंचुरी का है। जिस तरह 19th सेंचुरी जो पीरियड थी, एक्सट्रीम करप्शन पूरी दुनिया में डार्क एज था मान के चलिए, क्योंकि ब्रिटिश, स्पेनिश, जर्मन्स, फ्रेंच, ये सब लोग अपना कॉलोनी बना के बैठे हुए थे। माने यूरोपियंस जो थे बहुत ज्यादा कहर ढा रहे थे दुनिया में।
आज भी हमारे अंदर, हमारे डीएनए में वो चीज़ घुसा दिया गया है, गुलामी। हमारे अंदर एक भाव है कि अगर किसी इंडियन ने बोला तो हमको वो बात का उतना वेट, माने वजन नहीं लगता है, लेकिन कोई अमेरिकन बोल देगा तो लगता है कि यार भगवान ने कहा है। कोई इंग्लिश ऑथर कुछ बोलेगा तो एकदम ऑथेंटिक बन जाएगा वो बात। ये सब क्या है? ये सब है जो डीएनए के अंदर घुसा दिया गया गुलामी, वही। और ये सब एंथ्रोपोमेट्री इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ना, कल्चरल सब्जुगेशन के लिए। अब वो था 19 सेंचुरी, 1850s, 1860s, 1880s। अब ये है 20th सेंचुरी, सॉरी ये 19th सेंचुरी है, सॉरी ये 20th सेंचुरी। मतलब 20th सेंचुरी में हुआ 2 वर्ल्ड वॉर, 1914 to 18 एक वर्ल्ड वॉर, 1939 to 1945 दूसरा वर्ल्ड वॉर। और ये जो दोनों वॉर हुए, इन दोनों वॉर में यूरोप जो था बर्बाद हो गया। ये वही देश हैं जो देश पिछले 150-200 सालों से दुनिया भर में हुकूमत कर रहे थे, लेकिन ये सारे देश जो हैं आपस में लड़ लिए, और आपस में लड़ने के वजह से ये हुआ कि अब ये लोग बेसिकली कहीं पर भी हुकूमत करने के लायक नहीं रहे। ठीक है, और जब ये लोग हुकूमत करने के लायक नहीं रहे तो एक पीरियड शुरू होता है 1940s का। देखिएगा 1945 के आसपास, जब बहुत सारे मुल्क एक एक करके आज़ाद होने लगे। जब आज़ाद का मतलब भागने लगे ये लोग छोड़ के, तो इस समय एक नया थॉट प्रोसेस आया जहां पर इस तरह के लोग आ गए, फ्रांज बोस के जैसे। ये वो लोग थे जो आकर के यहां बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो शेप हुआ है वो एनवायरनमेंट से शेप हुआ है, ना कि किसी रेशियल सुपीरियरिटी है किसी के पास, ना तो इन्फीरियर। ज्योग्राफी शेप करती ह्यूमन बॉडी को। तो एक नया कंसेप्ट कि मॉडर्न डे में जो एंथ्रोपोमेट्री के माध्यम से ही उन्होंने बताया, क्योंकि बिना प्रूफ दिए आप इतना बिलीफ सिस्टम जो क्रिएट कर दिया था यूरोपियंस ने, उसको कैसे खत्म करेंगे? तो ये बिलीफ सिस्टम खत्म होगा प्रूफ देने से ही, बात बोलने से तो नहीं होगा। तो इन्होंने बताया कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ह्यूमन बॉडी शेप होता है एनवायरनमेंट से, ज्योग्राफी से, इन सब चीज़ों से, और जो रेशियल डिटर्मिनिज्म था उसको उन्होंने चैलेंज किया। और धीरे धीरे 1960s में आकर के एक इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम में बहुत सारे हर्डल्स भी आए, बंद भी हुआ, लेकिन ये प्रोग्राम चलाया गया जिसके अंदर जो भी एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोटोकॉल्स हैं उनको एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया पूरी दुनिया ने। क्योंकि यूनाइटेड नेशन, ये 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन बनने के बाद एक होता ना कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस होना किसी भी चीज़ का। तो क्योंकि यूनाइटेड नेशन है तो बीच बचाव करके एक तरह का एक एक्सेप्टेंस दिलाएगी, स्टैंडर्ड प्रक्रिया शुरू करेगी किसी भी चीज़ का। वो एक पीरियड था। ठीक है, तो इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम चलाया गया जिसके अंदर कि जो भी कुछ एंथ्रोपोमेट्री है, एंथ्रोपोमेट्री का यूज़ माने इस्तेमाल गलत चीज़ के लिए ना किया जाए। जैसे पहले जर्मनी में ये लोग करते थे ना रेशियल सुपीरियोरिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एंथ्रोपोमेट्री यूज़ नहीं होना चाहिए। एंथ्रोपोमेट्री सिर्फ इसलिए यूज़ होना चाहिए ताकि इंसानियत का भला हो। तो वो सब चीज़ों के लिए इन लोगों ने कुछ प्रोटोकॉल्स, नियम कानून बनाए कि दुनिया भर में एथिकल एंथ्रोपोमेट्री होना चाहिए, गलत चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए। और ये करके इन्होंने शुरू किया। साथ में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो काफ़ी पहले से चल रहा है, तो 1780s 90s से ही चला आ रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन ये सब जो पीक होता है तो उसके अंदर अर्गोनॉमिक्स के बारे में जिक्र करना, ये सारे एंथ्रोपोमेट्री के मॉडर्न डे एप्लीकेशन है। डिजिटल युग जब आ गया तो अब 3D स्कैनिंग करना बॉडी को, बॉडी के अंदर CT स्कैन करना, MRI करना, ये सब मॉडर्न डे एंथ्रोपोलॉजी। ये फ्रांज बॉस है जिन्होंने बोला था कि ये ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट की वजह से शेप होती है, ना कि किसी तरह का कोई रेशियल सुपीरियर। यूरोपियंस के पास कोई रेशियल सुपीरियोरिटी नहीं है। जो बॉडी उनका शेप हुआ है उनके ज्योग्राफी की वजह से, अफ्रीकन का बॉडी अफ्रीकन की वजह से शेप हुआ है। तो बहुत बड़ा काम इस आदमी ने किया, प्रूफ करके बताया। और इसी तरह से जो मॉडर्न डे एंथ्रोपोमेट्री है वो कैसे काम कर रही है इन सब चीज़ों पे, ये जो मैंने बताया आपको कि इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम चलाया गया जिसमें कि सारी चीज़ें जो है, जितना भी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम या जो ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के ऊपर जो चेंजेस हैं उन सब को एक प्रॉपर तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से वो सब चीज़ें करना। बहुत ये लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, मैं उतना तो नहीं जाना चाहता हूँ इतिहास में डिटेल में। चलिए, तो अब हमने ये सब देखा, कुछ कुछ डायग्राम्स भी देखा है मैंने यहाँ। अब एंथ्रोपोमेट्री होता कैसे है इसका मैंने नहीं लगाया डायग्राम। CT स्कैन, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये सब का डायग्राम नहीं लगाया, लेकिन ये सब भी टूल्स बनते हैं क्योंकि आगे चल के हमें बहुत सारे टूल्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पे डायग्राम इसलिए मैंने नहीं लगाया है।
ठीक है। तो अभी हम लोग एंथ्रोपोमेट्री क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हेल्थ का मॉनिटरिंग कर सकें, न्यूट्रिशन को समझ सकें, इंडस्ट्री के अंदर एर्गोनॉमिक्स को समझ सकें, ये सब हमारे मॉडर्न डे एप्लीकेशन है। खैर, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो एक इंट्रोडक्टरी था कि एंथ्रोपोमेट्री कहते कैसे किसको हैं, शुरुआत किस तरह से हुआ और क्या क्या इसके एप्लीकेशन। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे इसके मॉडर्न डे यूज़ क्या क्या है और बाकी के सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में। क्लियर? तो आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग मिलेंगे कल सेम इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के। क्लियर?